नमस्कार दोस्तों, कल अंबेडकर जयंती के अवसर पर भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसमें कई मुद्दों पर बात हुई है और इन्हीं मुद्दों पे आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे टीम मेंबर्स के साथ, जो कि हमारे सहयोगी हैं सभी। तो सबसे पहले नादान साहब से जान लेते हैं, भाजपा के घोषणा पत्र में क्या अच्छी बातें थी? बताएं, अच्छी बातें बुरी बातें सर, किस तरह का है भाजपा का घोषणा देखिए, पत्र? जहाँ तक सवाल है तो ये घोषणा पत्र नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल। बिल्कुल जो वादे इन्होंने 14 में किए थे, 19 में किए थे, उन्हीं को रिपीट किया गया है। नई चीज़ कुछ नहीं, नई चीज़ खाली इतनी है कि देश के चारों कोनों में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। वंदे भारत के 3 संस्करण शुरू होंगे। 19 में भी इन्होंने वादा किया था बुलेट ट्रेन का, तो उसकी पटरी आज तक नहीं बिछ पाई है। और वो ट्रेन चलने वाली है केवल मुंबई और गुजरात अहमदाबाद के बीच। उन्होंने बात करी है 2036 में होने वाले ओलंपिक को लेकर। उन्होंने बात करी है 2045 में विकसित भारत कैसा होगा। ये रोजगार की बात नहीं की। रोजगार के लिए इतना कहा उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा, निवेश बढ़ाया जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देंगे। जो सरकार के पास 30 लाख वैकेंसियाँ हैं, पद खाली पड़े हैं, उन्हें भर्ती का कोई सवाल नहीं। और यही 30 लाख कांग्रेस ने कहा था कि हम भरेंगे अगर हम सरकार में आते थे। मतलब भाजपा के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों का इन्होंने कोई ऐसा नहीं इम्पैक्टफुल अपना सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने कहा कि जो 70 साल के सीनियर सिटीजन हो जाएंगे उन्हें आयुष्मान योजना के तहत लाभ शामिल किया जाएगा। लेकिन रेलवे में जो सिटीजन को जो सुविधा मिलती थी 50% की यात्रा में, कोविड में बंद हो गई थी। हाँ, वो कोविड में बंद हो गई। उसको वापस करने की बात नहीं कर रहे हैं यह है। और दूसरी सबसे बात साहब ये है कि जिस संविधान निर्माता की मूर्ति पर सर झुकाकर उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है, उसका नाम संकल्प पत्र वजह हो गया मोदी की गारंटी। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र के अंदर गारंटी संविधान देता है, संविधान की गारंटी होती है। रिजर्व बैंक ने गारंटी दे रखी है, ये मोदी की गारंटी कहाँ से आ गई? सर एक्चुअली भाजपा के बड़े नेता है ना वो, मतलब भाजपा के लिए एक ब्रांड की तरह काम कर रहे हैं। तो वो उस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों के प्रिय हो गए हैं और लोगों में लोकप्रिय हैं। तो उस नाम का भाजपा जितना ज़्यादा फायदा उठा सकती है वो फायदा उठाने का वो है, पूरा लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। ये सागर भी हमारे साथ जुड़े हुए स्पोर्ट्स सेक्टर को ये कवर करते हैं। तो ओलंपिक पे ये जो भाजपा का जो घोषणा पत्र आया उस पर अपनी कुछ राय देंगे। तो सागर आप बोले। 2036 में जैसे बोला गया है कि इंडिया रिप्रेजेंट करेगा ओलंपिक को, और ये एक तरह से मतलब बहुत बड़ी बात भी है भारत के लिए। लेकिन ओलंपिक में जैसे अगर अपन बात करें तो आज के टाइम पे अगर खेल की बात करें तो क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल है इंडिया के अंदर, और बाकी खेल इस तरीके से पीछे जा चुके हैं। मान लो जैसे आज के टाइम पे कांग्रेस, ठीक है, और हॉकी हमारा नेशनल गेम है, जिसका अगर हम बात करें बाकी लोगों से तो गिनती के 5 खिलाड़ियों का नाम बता पाना आज के टाइम पे लोगों के लिए नामुमकिन है। लेकिन आप विदेशी खिलाड़ियों का नाम जानते हैं क्रिकेट में। और अगर आपको 2036 में रिप्रेजेंट करना है ओलंपिक को तो बाकी खेलों के ऊपर आपको भरपूर, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि खेल के प्रति जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ सकें। तो आपको एक तरह से पूरा ध्यान देना पड़ेगा बाकी खेलों के ऊपर भी। तो क्या लगता है किसका घोषणा पत्र स्ट्रांग है, भाजपा का या कांग्रेस का? देखिए, अगर अभी देखा जाए और मतलब प्रीवियस इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स थे और अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मतलब उसमें तो भाजपा का ही लग रहा है। क्योंकि मतलब भले ही मतलब इतना, लेकिन जैसे नौकरियां ना, कांग्रेस तो नौकरी देने की बात कर रही है कि हम इतनी नौकरियां देंगे। भाजपा ने डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला है शायद भाजपा, लेकिन कांग्रेस तो बिल्कुल गारंटी दे रही है हम 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। गारंटी 30 लाख ही है सर कांग्रेस के इसमें? 30 लाख किस चीज़ पे गारंटी दे रही? मतलब कोई पेपर घोषणा पत्र में, घोषणा पत्र पे ऐसे कितनी गारंटीज हैं? कभी ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितनी सरकारी नौकरी अभी भी मतलब खाली हैं लेकिन वो भरी नहीं जा रही हैं, है ना। मतलब ये सब देश को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ बढ़ाने के लिए बातें होती है, लेकिन बढ़ाएगा कौन? आम नागरिक ही ना। एक तरीके आप अपना सिटीजनशिप तो पहले आप सही कर लो। सुमित का कहना ये है कि ये तो क्या कांग्रेस ने भी एक शिगुफा छोड़ दिया है, लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो कोई ऐसा जब आएंगे तब देखा जाएगा हाँ, ना। जब आएंगे तब देखा जाएगा। तो मतलब एक तरह से इनका कहना है कि शायद ये चुनावी शिगुफा है। तो अब यही रोजगार पे बात कर लेते हैं ओम से, ये एंटरप्रेन्योर भी है। तो बताएं ओम प्रकाश जी, क्या रोजगार का जो कांग्रेस ने बोला है और जो भाजपा के घोषणा पत्र, भाजपा ने जैसे सर ने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बोला है, अब क्योंकि अगर वंदे भारत ट्रेनें चलेगी या बुलेट ट्रेनें चलेगी तो वो भी रोजगार ही देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो इनडायरेक्ट रोजगार तो उससे भी आएगा।
तो भाजपा ने डायरेक्टली रोजगार की गारंटी ना देते हुए इनडायरेक्टली इस ऐसी चीज़ें बताई है घोषणा पत्र में। कांग्रेस दूसरी तरफ 30 लाख महिलाओं को 30 लाख रोजगार, महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जो ग्रेजुएट है उनको स्टाइपेंड। तो मोटा मोटी किसका घोषणा पत्र अभी स्ट्रांग नज़र आ रहा है? ऑन पेपर करता कौन है कौन नहीं करेगा ये तो बात की कहानी होगी, लेकिन ऑन पेपर किसका घोषणा पत्र, और क्या ये जो भारत के नागरिक हैं उससे इन्फ्लुएंस हो पाएंगे? देखो, मैं ना अपने जीवन काल में कम से कम 3 बार इलेक्शन देख चुका हूँ और 2 बार तो मैंने मोदी जी का ही देखा है, 2 बार नहीं, तीसरी बार ये मोदी जी का देख रहा हूँ मैं। तो हर बार जब भी कोई पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो बोलती है हम इतने लोगों को रोज़गार देंगे, इतने लोगों को रोज़गार देंगे, पर कभी कोई ये नहीं बोलता कि हमने इतने लोगों को रोज़गार दे दिया। और इलेक्शन के टाइम पे हमें मुद्दे कैसे देखने को मिलते हैं, वो वाले मुद्दे जिससे वोट मिल सकें। जैसे कि अभी जब इलेक्शन हुआ तो यहीं पर मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने अपनी बहनों के अकाउंट में 1200-1300 रुपये डाल दिए, एक लीगल तरीके से वोट खरीद लिए, क्योंकि उनको पता था वोट ऐसे ही मिलेंगे। वहीं अगर यहाँ के जो युवा हैं जो कि कैपेबल भी है, जब हम लोग देखते हैं कि कहीं पर 1 लाख वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर 20 लाख फॉर्म भरा जाता है, तो देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन युवाओं की बहुत है और युवा काम भी करना चाहता है, शायद इसलिए फॉर्म भी भर रहा है। तो उसको फ्री का कुछ नहीं चाहिए, उसको बस आप काम दे दो और या फिर कुछ ऐसा कर दो कि वो खुद का कुछ कर पाए। रैंडम सा एक छोटा सा सवाल सभी से, मोदी जी का जो 10 वर्षों का अभी जो शासनकाल रहा है और अब फिर से मोदी जी एक बार फिर से लोगों के सामने हैं अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, अभी ये जो 10 सालों का उनका शासन रहा है भारत पे, उसको कैसे देखते हो? अच्छा, बुरा या एवरेज? नहीं, शासनकाल उनका बहुत बढ़िया है। मतलब कि अभी ऐसा गिल्ट नहीं आता मन में कि गलत इंसान प्रधानमंत्री बन गए, बंदा एकदम सही मतलब है। अच्छा है। सर से ले लेते हैं। सर, अच्छा रहा, बुरा रहा, एवरेज रहा मोदी जी का 10 साल का शासन? एवरेज रहा, एवरेज रहा, ना अच्छा ना बुरा। अच्छा ना बुरा, एवरेज रहा, एवरेज रहा। उन्होंने पूरी कोशिश की थी उसकी छवि को बनाने की, बस वो तो ब्रांड है सर आज वो तो उनका ब्रांड है, वो तो उसको इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, और बहुत से लोगों के प्रिय भी है। मैं तो बताता नहीं। जितनी उनकी क्या नेगेटिव, मतलब जितना लोग उनको क्या आलोचना करते हैं उतनी शायद उनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं। उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने बोला कि लोकप्रिय भी हैं, तो अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो 40 से 42% वोट परसेंटेज जो जाता है वो एनडीए को जाता है। 2019 के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें अपन 40 से 42, 58% अभी भी अदर पार्टी को मिल रहा है। मतलब लोकप्रियता है उनकी जो बनाई गई है 2016-15 से फ्री इंटरनेट करके, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक होता है ना कि प्रॉपर जो लोकप्रियता है ना, वो अभी भी उतनी जो बनाई गई है इंटरनेट से, वो ग्राउंड लेवल पे अगर इंटरनेट फ्री नहीं होता ना तो एक्चुअली में इसकी आधी होती है आज भी। तो ये सागर है, ये लगता है मोदी जी के काम से नहीं, नाराज है। काम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इनसे काम दिखना अभी चाहिए। इनसे सवाल लेते हैं तो ये अभी बताएंगे अच्छा, बुरा या एवरेज? 10 सालों का शासनकाल, अच्छा, बुरा या एवरेज? नहीं, सबका अपना अपना अलग धारणा होता है कि किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा होगा, कोई उसमें वो नहीं है। सब अपने हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, सभी को हक है। अच्छा, बुरा, एवरेज? एवरेज। तो अभी सर भी एवरेज है, ओम ने अच्छा बुरा है, अब सुमित शायद इसको टाई ब्रेक करेंगे या क्या करते हैं। अच्छा, बुरा या एवरेज मोदी जी का 10 साल का शासनकाल? मुझे एवरेज लगा। एवरेज। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो और हमारे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एवरेज इसलिए लगा क्योंकि बस एक पॉइंट रखना चाहूँगा इस चीज़ में कि जो मैं तो मेनली रोज़गार पे बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सरकार कोई भी आए, क्या वो जो एक आम नागरिक है उसको रोज़गार मिल रहा है? देश मतलब ठीक है, देश बहुत ऊंचा जा रहा है, लेकिन ये जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं इसको भी एक बार चेक करना चाहिए कि भैया आपने जो अपनी पॉलिसीज़ चलाई हैं, जो भी इम्प्लीमेंट, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो भी रहा है कि नहीं। जैसे एक नायक फिल्म थी, मैं ये नहीं बोल रहा मोदी जी ग्राउंड पे आके घर घर जाके ये पूछे, ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत तरीके होते पता लगाने के कि आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए, देश तो बढ़ रहा है आगे, लेकिन एक जो नागरिक है, एक जो युवा है, उसकी एज तो जा रही है ना, उसकी जो जॉब करने का एक टाइम रहता है वो तो जा रहा है ना, उसके बाद वो मेंटल डिप्रेस कितना हो रहा है ये सब देखिए, उससे उसका घर कैसे चलेगा। आप ये सोचिए, अगर उसके पास जॉब नहीं है तो वो घर कैसे चलाएगा। तो रोज़गार के नाम पे सुमित ने भी एवरेज कहा है, तो ये एक्चुअली हमारे ऑफिस के जो कलीग है जो इस मीडिया सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये इनकी राय है। अब आप लोगों को किसका घोषणा पत्र ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और आपको क्या लगता है कि कौन भारत के डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प होगा, उसको आप चुनिए, वोट ज़रूर करिए। 7 मई को भोपाल में मतदान है और जब जब आपके शहर में मतदान होगा, ये अलग अलग चरणों में, उस डेट पर मतदान जा कर के अवश्य करें। धन्यवाद।